बच्चों, हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द का तीसरा वेद विशेषण हो गया था पिछली कक्षा में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वाक्य लिखा दिखाई दे रहा है। माता जी पूजा कर रही हैं, भाई पढ़ रहा है, घर के सामने पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, बच्चा आइसक्रीम खाता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पदों को ध्यान दीजिए। इन उदाहरणों में पूजा कर रही है, पढ़ रहा है, उड़ रही है, कर रहा है, खाता है शब्दों से किसी कार्य के करने या होने की अवस्था या स्थिति का बोध हो रहा है, जिसे क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषा दे सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द किसी वाक्य के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण एवं निरर्थक रहता है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, पढ़, खेल, देख, सुन, सो, बैठ आदि। अब इन्हीं धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी जो मूल क्रिया का मूल रूप है उसमें प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरण देखिए, पढ़, योग, ना यानी पढ़ना। इसी तरह खेल के साथ खेलना, बैठ के साथ बैठना और देख के साथ देखना। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण दिया है, गाय दौड़ती है, हेमा नाचती है। इन वाक्यों में दौड़ती है, नाचती है क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है। क्यों? क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्मयुक्त क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। लोकेश चित्र बना रहा है, नौकर गाड़ी साफ कर रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बना है, साफ करता है या साफ कर रहा है, सिल रहा है। क्रिया का फल लोकेश नौकर दर्जी पर न पड़कर चित्र गाड़ी और कपड़े पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान कर्ता और कर्म के क्या और किसे प्रश्न करने पर, मतलब क्या और किसे से अगर हम प्रश्न करें तो उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। जैसे लोकेश क्या बना रहा है? उत्तर है चित्र, अतः वाक्य क्या है? सकर्मक। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। उत्तर मिला, इसलिए कौन सी क्रिया है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। बहुत ही आसान। सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्मक क्रिया में जो सकर्मक क्रियाएं एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पे पत्र क्या है? एक कर्म है, एक ही कर्म है। अब यहाँ पे अगर सोहन पत्र लिखता है, सोहन पिताजी को पत्र लिखता है, तो हो जाता है द्विकर्मक। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती है जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने भिखारी को वस्त्र दिए, दादी ने वस्त्र दिए एक कर्मक, भिखारी को वस्त्र दिए द्विकर्मक। माली पानी देता है एक कर्मक, माली पौधों को पानी देता है द्विकर्मक। अभी बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिया की 5 भेद: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सरल क्रिया, रूढ़ अर्थों में वाक्य में प्रयोग की जाने वाली साधारण क्रिया को सरल या सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम गया, सीता ने लिखा, तुम जाओ, सोहन आया, वह गया। बच्चों, यहाँ पर रूढ़ शब्द आपको शब्द विचार में बताया गया था, ऐसे शब्द जिनको दो भागों में बांटने पर कोई सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रूढ़ अर्थों में, तो आप देखिए, राम गया, रीमा ने लिखा, तुम जाओ, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। मतलब इनको अगर दो भागों में विभाजित कर दे तो सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होता, दोनों सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा देखिए, संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मम्मी बाजार से आ गई, मैंने पत्र लिख दिया है।
तो यहाँ पर लिखना भी क्रिया है, दिया भी क्रिया है, आ यानी आना, गई मतलब जाना, दोनों क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली मूल क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया या फिर आप कह सकते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का अर्थ होता है रंग भरना, मतलब जो मुख्य क्रिया है उसमें रंग भर देता है, उसके अर्थ को प्रभावशाली बना देता है। और तीसरा बच्चों नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे 60, 60 यानी 60, इससे क्या बन गया सठियाना। हाथ, हाथ भी संज्ञा शब्द क्या बन गया हथियाना। भिन्न भिन्न मतलब ये विशेषण है, इससे क्या बन गया भिनभिनाना। खटखट, ये भी विशेषण है, क्या बन गया खटखटाना। तो बच्चों इस तरह से जितनी भी क्रियाएं होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे चौकीदार ने लड़के से पत्र लिखवाया, चौकीदार ने खुद नहीं लिखा बल्कि लड़के से लिखवाया। मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, मालिक खुद पानी नहीं लेता है बल्कि नौकर से मंगवा रहा है। और इसके भी दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हूँ। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है बच्चों, कर्ता कार्य में सम्मिलित होकर प्रेरणा देता है, तब उसे क्या कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, डॉक्टर रोगी को दवा देता है। अब इसका दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, तो ऐसे वाक्यों की क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है, श्याम नौकर से कपड़े धुलवाता है, श्याम मोहन से भिखारी को भोजन दिलवाता है। तो इस तरह की जितनी भी क्रियाएं हैं बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और क्रिया का बच्चों आखिरी भेद है, क्रिया का आखिरी भेद कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली तथा संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका प्रयोग सदैव कर के साथ किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया बच्चा दूध पी कर, तो कर की बात की हमने, तो पी कर सो गया, यानी सोने से पहले एक काम किया। कौन सा काम, दूध पीने का काम किया, पूरा हुआ काम। और दूसरा उदाहरण, वह पढ़कर खेलने चला गया, खेलने जाने से पहले एक काम पूरा हुआ। यहाँ पर क्या किया, पढ़ने का काम किया। तो इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।